हेलो एवरीवन। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। आज मैं उन दोनों होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और कुछ प्रैक्टिस के लिए मिक्स कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा और कैट में आए हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मैं आज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंक्लूड कर रहा हूं। इसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे और ये जो सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, मेरी ये बुक है मैथमेटिका एल्जेब्रा, जो केवल और केवल अमेजन पे अवेलेबल है। अमेजन पर आप जाके मैथमेटिका बुक बाय भारत गुप्ता चेक कर सकते हो। इसका ये सीक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, इस चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप इसका कंटेंट भी देख सकते हो। तो ये पूरा कंटेंट है, यहां पर आपको ये पूरा कंटेंट दिख जाएगा। ये कंटेंट जो है ना, इसमें सबसे आखिरी में आप देख रहे होगे ये एक्सप्लेनेटरी आंसर है। इस किताब में सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दिया हुआ है। तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो किसका है तुमको इंतजार? स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, बल्कि 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। नाउ दिस इज द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। इट सेज दैट इन अ डिक्रीजिंग एपी, तो स्टूडेंट्स व्हेन यू सी दिस टर्म डिक्रीजिंग एपी, तो डिक्रीजिंग एपी का मतलब होगा डी मस्ट बी लेस देन 0। अगर कॉमन डिफरेंस लेस देन 0 है, इट मींस दैट दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी। और अगर इंक्रीजिंग एपी की बात करता है, इन दैट केस डी मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, द सम ऑफ ऑल टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अच्छा, मान लेते हैं मेरी जो सीरीज है वो A1 है, A2 है, A3 एंड सो ऑन AN। तो जो पहली कंडीशन मुझको बोल रहा है द सम ऑफ ऑल टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -36। तो एक्सेप्ट दिस फर्स्ट टर्म, सम ऑफ टर्म अदर देन फर्स्ट टर्म इज AN which is -36 and the sum of all term except the last term is 0। तो हम यहां पे कह सकते हैं A1 plus A2 plus A3 सब up to so on plus AN -1 is equal 0। Now if we subtract these two equations and do one thing, subtract उल्टा कर दो आप। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस हो जाएगा। तो देखो A2 कट गया, A3 कट गया, A4 और AN -1 कटेगा, बचेगा मेरे पास क्या? A1 minus AN is equal 36। Now AN is last term, तो we can write this as A1 plus N minus 1 into D. This is 36। Now A1 minus A1 minus N minus 1 into D is equal 36। Now A1 cancel, it gives you N minus 1 into D is equal -36। दिस इज इक्वेशन 1। तो मेरे पास N minus 1 into D में एक इक्वेशन बन गई। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, एक बात तो मुझे आगे बोल रहा है, इट सेज दैट डिफरेंस ऑफ द 10th एंड द 6th टर्म इज इक्वल टू -16। अब यहां पर डिफरेंस बोल रहा है, तो और वो भी माइनस बोल रहा है। हम ये लिखेंगे बल्कि A10 माइनस A6 इज इक्वल -16। राइट, डिफरेंस वर्ड है, इसको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूं। A6 माइनस A10, अभी हम A10 माइनस A6 ले रहे हैं। A10 क्या होगा? A1 प्लस 9D माइनस A1, और वो होगा प्लस, बट बाहर माइनस है तो इट विल बी -5D इज इक्वल -16। तो देखो A1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4D इज इक्वल -16। तो D विल बी -4। इसका मतलब हमारा ये एजम्पशन करेक्ट था, बिकॉज हमारा D नेगेटिव आ गया, और बिकॉज दिस इज ए डिक्रीजिंग AP, D मस्ट बी नेगेटिव, तो मेरा D नेगेटिव आ गया। तो वी कैन से कि यार हमारा एजम्पशन कि यार A10 बड़ा है A6 से, ये एजम्पशन सही था। तो D विल बी -4। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ D इन दिस, वी विल गेट N -1 इंटू -4 एज -36। मैंने D का वैल्यू यहां पुट कर दिया। सो N -1 विल बी 9, N विल बी 10। तो देर विल बी टोटल 10 टर्म्स। यहां तक आपको क्वेश्चन अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि आपको N की वैल्यू क्या है। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट,
व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज? तो हम फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लेंगे इस वाली कंडीशन को, वी विल कंसीडर दिस कंडीशन, बल्कि वी विल कंसीडर दिस कंडीशन। ठीक है, हम इनमें से कोई भी टर्म ले सकते हैं, राइट? इफ वी कंसीडर दिस वन, तो यहां पर मुझसे बोल रहा है कि सम ऑफ टर्म एक्सेप्ट द लास्ट टर्म इज जीरो। तो अगर मैं इस कंडीशन को कंसीडर करता हूं, सम ऑफ टर्म एक्सेप्ट लास्ट टर्म जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन A9, बिकॉज नाउ वी नो कि यार इस सीरीज में 10 टर्म्स हैं, तो मैंने लास्ट टर्म को छोड़ दिया, लास्ट टर्म को छोड़ के मेरे पास सम आ गया जीरो। नाउ द फॉर्मूला फॉर दिस 9/2, लेट्स से फर्स्ट टर्म बी A, 2A प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू डी, डी है -4 इज इक्वल जीरो। तो ये तो इधर पूरा गुणा में जीरो हो जाएगा, इट विल बी 2A माइनस 32 विल बी जीरो, A विल बी 16, और हमको यही तो निकालना था। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी पॉजिटिव 16। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16। तो दिस इज द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन था। दिस इज द क्वेश्चन जो आप लोग ने अभी तक, आप लोग ना कमेंट में आंसर जरूर दिया करिए यार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप उसका आंसर कमेंट में जरूर दिया करें। नाउ concentric circles of radius 1 2 3 up to 100 centimeter are drawn with innermost circle painted white and ring formed by second and inner circle painted blue, then ring formed by third and second painted white and so on. Find sum of area of blue part. Now बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लॉजिकल समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा लॉजिकल समझते हैं। पहले कुछ डायग्राम बनाते हैं। तो हम बनाते हैं सर्किल, ठीक है? तो मेरे पास एक सर्किल है कुछ ऐसा, ठीक है? अब इसकी हम आउटलाइन कर देते हैं ग्रीन से, ठीक है? और इस पर हमने सबसे इनर मोस्ट सर्किल को हमने पेंट किया है व्हाइट से। ओके, चलो भाई, एक ये सर्किल बन गया हमारा, राइट? एक और सर्किल बना देते हैं इसके अंदर, राइट? वी विल कंसीडर सम लेसर सर्किल, जिससे आपको बस मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूं, ठीक है? हमने एक सर्किल और पेंट कर, इसको भी मैं व्हाइट से पेंट कर देता हूं। चलो येलो से पेंट कर दिया। नाउ एक सर्किल और बना देते हैं। ओके, लेट्स से दिस इज अनदर सर्किल। ओके, वन मोर सर्किल। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्चुअल, दिस इज गुड क्वेश्चन। इसको पेंट कर देते हैं हम, चलो येलो से। नाउ इट सेज दैट देयर आर 100 circle because it start with 1 and end with 100, तो there are 100 circle, there are 100 circle। अब ये कह रहा है कि इनर मोस्ट सर्किल पेंटेड व्हाइट, तो जो मेरे पास इनर मोस्ट सर्किल है इसको मैंने व्हाइट पेंट कर दिया है, मैंने इस वाले सर्किल को व्हाइट पेंट कर दिया, इनर मोस्ट सर्किल पेंटेड व्हाइट, ठीक है? दिस सर्किल को मैंने पेंट कर दिया व्हाइट। अच्छा, उसके बाद जो सर्किल है उसको मैंने पेंट किससे कर दिया? एंड इनर व्हाइट एंड रिंग फॉर्म्ड बाय सेकंड एंड इनर सर्किल पेंटेड ब्लू। देखो ये है हमारा सेकंड सर्किल, ये फर्स्ट सर्किल, इसके बीच का जो हिस्सा है इसको हमने ब्लू से पेंट किया, मतलब ये हिस्सा हमने किससे पेंट कर दिया? दिस वी पेंटेड एज ब्लू, दिस वी पेंटेड एज ब्लू। तो हमने ये वाला हिस्सा किससे पेंट कर दिया? दिस वी पेंटेड विद ब्लू कलर, ठीक है? ये हिस्सा हमने पेंट कर दिया किससे? ब्लू कलर से। अगेन अब आगे क्या बोलता है? आगे इट इज सेइंग कि यार थर्ड एंड सेकंड को हमने फिर व्हाइट से पेंट कर दिया, तो ये हिस्सा हमने व्हाइट से पेंट कर दिया, ऐसे करके व्हाइट से पेंट कर दिया, ठीक है? ये हिस्सा हमने व्हाइट से पेंट कर दिया, दिस वी पेंटेड विद व्हाइट कलर, ठीक है? दिस वी पेंटेड विद व्हाइट कलर। अच्छा, उसके बाद फिर हमने उसके बाद वाला हमने ब्लू से पेंट किया, ठीक है? दिस वी पेंटेड विद ब्लू कलर। ऐसे करते करते हम आगे तक गए, ठीक है? ऐसा करते करते हमने इस पूरे सर्किल में 100 के 100 पार्ट फिल कर दिए। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम में कलर भर के बता रहा हूँ, तो आपको लॉजिकल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी चीज समझनी है इसमें। इसमें ये बहुत जरूरी था कि आप कैसे ये क्वेश्चन होगा ये समझना बहुत जरूरी है, और बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मेरे पास एक ये सर्किल था, ठीक है? एक ये सेकंड सर्किल था मेरे पास, ये मेरे पास थर्ड सर्किल था, और मेरे पास ये फोर्थ सर्किल। तो हम कुछ पैटर्न समझेंगे इस क्वेश्चन में,
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ब्लू पार्ट का एरिया, वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ब्लू पार्ट। अच्छा, नाउ मुझे समझ में आता है कि अगर मैं ब्लू पार्ट इसमें कंसीडर करता हूं, ब्लू पार्ट सेकंड और एंड वन के बीच में है, ब्लू पार्ट देखो ये फोर्थ सर्किल, ये थर्ड सर्किल, फोर्थ और थर्ड के बीच में एंड सो ऑन। मतलब ब्लू पार्ट जो एरिया हमारा पेंट हो रहा है, द एरिया विच इज ब्लू कलर, वो हमारा कैसे कैसे पेंट हो रहा है, वो पहले सेकंड और फर्स्ट के बीच में, फिर फोर्थ और थर्ड के बीच में, उसी तरह सिक्स और फिफ्थ के बीच में होगा। तो एरिया, इफ वी वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, इफ वी वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, तो एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो आर सेकंड का स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मतलब ये सेकंड वाला एरिया है, एंड देन पाई आर वन फर्स्ट वाला एरिया। तो पाई आर वन, अगर पाई आर टू में से पाई आर वन घटाऊंगा तो मेरे पास ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाली जो स्ट्रिप है। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं इसको देखता हूं, इसमें पाई आर फोर माइनस पाई आर थ्री, अगर मैं पूरे आर फोर एरिया से पाई आर थ्री एरिया घटाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, देन आई विल गेट सेकेंड स्ट्रिप पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस आर, ये होगा आर फोर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर फोर स्क्वायर एंड आर थ्री स्क्वायर, राइट, एंड सो ऑन। और ये कहां तक जाएगा, लास्ट में होगा पाई आर हंड्रेड स्क्वायर माइनस पाई आर 99 स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि यार पाई तो सब में से कॉमन है, पाई तो सब में से कॉमन है, तो पहले बचेगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन, और अगला बचेगा आर फोर स्क्वायर माइनस आर थ्री स्क्वायर, और आखिरी में बचेगा प्लस आर हंड्रेड स्क्वायर माइनस आर 99 स्क्वायर, ये तो होगा। नाउ अब आपको क्या इसमें ऑब्जर्वेशन मिलता है कि यार ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहां पर आर वन वन है, आर टू टू है, आर थ्री थ्री है, एंड सो ऑन, आर हंड्रेड इज हंड्रेड। तो कैन आई राइट दिस एज टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, दिस इज फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, एंड एट लास्ट वी कैन राइट दिस इज 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। अब ये जो टर्म आपको दिख रही है, दिस विल बी, अच्छा यहां पर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो टू माइनस वन करोगे वो क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा। इसी तरह से फोर प्लस थ्री, फोर माइनस थ्री वन, एक वैल्यू हमेशा वन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टू प्लस वन, दिस इज फोर प्लस थ्री, एंड सो ऑन, दिस इज 100 प्लस 99, यही तो होगा। नाउ आफ्टर दिस यू कैन ऑब्जर्व कि यार ये क्या बन गया, दिस इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू सो ऑन 99 प्लस 100, दिस इज सम ऑफ नेचुरल नंबर। और आपको पता होना चाहिए सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो ऑन प्लस 100, दिस इज एन इंटू प्लस 100 मत लिखो, एन लिखो, तो अप टू एन, ये होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो ये भी तो वही चीज है। दिस इज एन की वैल्यू यहां पर 100 इंटू 101 बटे टू, तो दिस इज पाई 50 इंटू 101, इट विल बी 50 पाई। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था आपके एग्जाम के पर्पज से, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बातें पूरी तरह से समझ में आ गई हैं। अब ये तो हमारे हो गए प्रीवियस क्लास के होमवर्क क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आज भी हम आपके साथ मिक्स कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। टुडे विल अगेन कवर मिक्स कॉन्सेप्ट। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो ये है, दिस इज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर if the distance through which the ball falls in successive seconds is 6 मीटर, 16 मीटर, 26 मीटर एंड सो ऑन। तो आपको बोल रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सो ऑन इन सेकंड्स में इट फॉल्स बाय 6 मीटर यहां पर, देन 16 मीटर, देन 26 मीटर, देन 36 मीटर एंड सो ऑन। तो यू कैन सी कि यार ये जो फॉल हो रहा है इट इज फॉलोइंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे, देखो यहां पर प्लस 10 हो रहा है, अगेन दिस इज प्लस 10, अगेन दिस इज प्लस 10। फिजिक्स का नियम ये कहता है कि व्हेन अ पर्टिकुलर बॉडी फॉल्स तो इसकी स्पीड
इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इस कारण से हर बार हर सेकंड में डिस्टेंस जो होगी वो बढ़ती जाएगी। तो अगर मुझसे ये सीरीज आपके पास बन गई, इट आस्क फॉर व्हाट इज द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉल फॉल्स इन द 20th सेकेंड, तो इट मींस इट इज आस्किंग फॉर 20th टर्म ऑफ दिस सीरीज, जिसमें कि फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 10 है। इट विल बी a plus 19d, a6 19 into 10 196 meter it will travel when it falls in its 20th second. B will be the correct answer। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ अब मैं आपको एक कैट का क्वेश्चन कर रहा हूं। दिस इज कैट 2021 स्लॉट 2 क्वेश्चन। जब भी आप कोई कैट का क्वेश्चन देखते हो तो उसमें हर वर्ड का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है, हर वर्ड की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आपको दिया है इसको रीड करिए और देखिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। 3 पॉजिटिव इंटीजर, इस लाइन को ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट, हमें पहली कंडीशन दे रखी है y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो y माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब पता है क्या होगा? जैसे आप ये स्टेटमेंट देखोगे आपको पता लगना चाहिए कि यार इसका कॉमन डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 2, मतलब यहां से d ग्रेटर देन 2 होगा। मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम बोलते हैं ना y माइनस एक्स का मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 2। एंड एक आपको स्टेटमेंट और बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट आपको और बोल रहा है एक्स वाई जेड इज 5x प्लस वाई प्लस जेड। एंड एक स्टेटमेंट आपके पास और है, दैट इज एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर। ये लाइन भी आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। राइट नाउ बिकॉज एक्स वाई जेड एपी में है, इफ एक्स वाई जेड इन एपी देन मिडिल का ट्वाइस ऑफ वाई बराबर एक्स प्लस जेड। दिस इज द कंडीशन फॉर एपी। मैंने आपको सेकेंड क्लास में बताया था कि अगर 3 टर्म्स आर इन एपी तो उसकी कंडीशन क्या आपको अप्लाई करनी है। तो इन दिस केस अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो ट्वाइस ऑफ वाई इज इक्वल एक्स प्लस जेड। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड इन दिस, सो वी विल गेट एक्स वाई जेड इज इक्वल 5 times y plus 2y, right? So this is x y z is equal 5 into 3y. It will be x y z is equal 15y. तो I can say कि यार y से y कैंसिल हो जाएगा, x and z will be 15. Now मेरे पास x z का मान 15 आ गया। आप एक बात नोटिस कर रहे हो इस क्वेश्चन में, we have 3 variables but we have only one standard condition जिसमें कुछ वैल्यूज के बारे में बात कर रखा है। इंटीजर होना, ये होना, इससे हम इसको अब चेक करेंगे। नाउ इट इज ए कैट लेवल क्वेश्चन। अब हम इसको कैसे करेंगे? सो नाउ वी विल कंसीडर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड जेड। विद दीज वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड वी विल गेट वैल्यू ऑफ वाई and then we will check its common difference, right? We will check its common difference by assuming certain value for x z, right? And it is also important कि यार x y z हमारा इंटीजर है। अगर x और z इंटीजर तो x के वैल्यू 1 होगी तो ये 15 होगी, अगर ये 15 होगी ये 1 होगी, इट इज 5 तो ये 3 होगी, और ये 3 और 5। तो देर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज विद दिस कंडीशन। एक्स जेड का प्रोडक्ट 15 होने से वी हैव जस्ट 3 कंडीशन विच विल, वी हैव जस्ट 4 कंडीशन विच विल गिव अस वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड। नाउ एक्स और जेड की वैल्यू 1 और 15 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस जेड बाई 2, तो वाई हो जाएगा 8। यहां भी वाई 8 होगा, यहां पर वाई होगा 4, यहां पर वाई होगा 4। अच्छा, कॉमन डिफरेंस एक्स और वाई का डिफरेंस, वाई माइनस एक्स, इट विल बी 7, यहां पर -7 है ना। y 8 है, x 15 है, तो कॉमन डिफरेंस y माइनस एक्स होगा। कॉमन डिफरेंस होगा y माइनस एक्स, तो y 8 है, x 15 -7, 4 माइनस 4 5 -1, और 4 माइनस 3 +1। अच्छा, हमें बोल रहा है देखो ये कंडीशन यहां पे यूज होगी, y माइनस एक्स कॉमन डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 2, तो दिस इज पॉसिबल, दीज 3 वैल्यू आर नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास x y z का कंफर्म वैल्यू आ गई कि भाई x विल बी 1, z विल बी 15 एंड y विल बी 8। So we have to calculate value of z minus x. So z is 15, x is 1. Answer will be 14.
सो वी कैन मार्क अवर आंसर एज बी ऑप्शन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एपी की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो बहुत जरूरी है। अगर 3 टर्म्स इन एपी हो तो क्या कंडीशन होती है, तो ये चीजें आपको बहुत ढंग से समझनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। मेरी जो मैथमेटिका वॉल्यूम 2 एल्जेब्रा की बुक है वो आपको बहुत हेल्प करेगी फॉर योर कैट प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नाउ दिस इज कैट 2019 शिफ्ट 1 क्वेश्चन। यहां पर आपको बोला है कि A1 A2 एंड सो ऑन आर इन AP, देन 1 अपॉन ए रूट A1 प्लस रूट A2, 1 अपॉन रूट A2 प्लस रूट A3 एंड सो ऑन अप टू 1 upon root an plus root an plus 1. This is the question and we have to calculate value of this part. Now in this case what you can observe every denominator. You can observe that every denominator has two consecutive terms of AP, A1, A2, A2, A3 and then at last an plus 1 under root में. So what we can do, देखो इस क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा. First term is root A1 plus A2. Can we write this as A2 प्लस रूट A1? हमने आगे पीछे कर लिया, इससे फायदा क्या होगा? देन वी विल मल्टीप्लाई बाई इट्स कॉन्जुगेट, मतलब हम रूट A2 माइनस A1 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस टर्म विल बिकम A प्लस बी एंड A माइनस बी. इट विल बी A2 minus A1, A plus B and A minus B will be A square plus minus B square. A2 under root square will be A2 and A1 under root whole square will be A1. And in numerator, we have root A2 minus root A1. Same way for second term, we can write this second term which is a root A2 plus root A3. We can write this now. Applying the same concept, हम root A3 को पहले रखेंगे, root A2 को बाद में, and then we can get A3 minus A2 upon A3 minus A2 and so on for the last term. Last term is 1 upon root an plus root an plus 1. Again with the same concept, it will be an plus 1 minus an and in numerator it will be an plus 1 माइनस रूट an. तो हमने क्या नोटिस किया इस पैटर्न में कि एवरी टर्म इन डिनोमिनेटर कंटेन टू कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ AP. तो हमने पहली टर्म को पहले किया, बड़ी टर्म को पहले किया, छोटी टर्म को बाद में किया. मैंने क्या किया, A2 A1 था, मैंने इसको मेरे पास A1 A2 था, मैंने इसको A2 प्लस A1 कर दिया रूट में और फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया. तो मेरे पास क्या आया कि रूट A2 माइनस रूट A1 इन न्यूमरेटर एंड नीचे A2 माइनस A1. सेम वे फॉर ऑल दोज टर्म्स. अच्छा, अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करोगे, दिस इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस. अगर ये मेरी AP है तो कॉमन डिफरेंस हो गया. दिस इज ऑल्सो कॉमन डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो कॉमन डिफरेंस. सो बाई डूइंग ऑल दीज एक्सरसाइज वी गॉट कि यार डिनोमिनेटर में तो D आ रहा है ना. आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर में तो हर बार D आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, बट आपको इस तरह के ऑब्जर्वेशन करने चाहिए. डिनोमिनेटर में हर जगह D आ जाएगा. भाई हम कॉमन डिफरेंस क्या जानते हैं, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. तो A2 माइनस A1 इज D, A3 माइनस A2 इज D, an प्लस 1 माइनस an अगेन इज D. तो अप्लाइंग ऑल दीज वैल्यूज एंड राइट द कंडीशन विद दिस रिकमेंडेशन. तो देखो पहला क्या हुआ, 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट A2 क्या बन जाएगा, इट विल बी A2 माइनस रूट A1 अपॉन D. Second one will be root A3 minus A2, root A3 minus A2 upon D and so on. And last one will be root an plus 1 minus root an upon D. Right? This is what we have if we apply all these conditions. Right? हमको समझ में आ गया कि यार नीचे D आने वाला है. अच्छा, क्या हम ये D एलसीएम ले सकते हैं? यस, वी कैन टेक ऑल दीज D इन डिनोमिनेटर एज एलसीएम. तो ये हो जाएगा रूट A2 माइनस रूट A1. नाउ पुट देम इन अ ब्रैकेट प्लस रूट A3 माइनस रूट A2 प्लस एंड एट लास्ट इट विल बी रूट an प्लस 1 माइनस रूट an. नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व नाउ, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट will be cancelled out this, and then this first term of second bracket will be cancelled by the next term and so on. It means
एवरी टर्म फर्स्ट टर्म कैन बी कैंसिल बाय द नेक्स्ट टर्म, और जो लास्ट टर्म है ब्रैकेट की वो पिछले टर्म से कट जाएगी। A2 देखो यहां से कटा, A3 आगे कटेगा, इसका मतलब दिस AN विल बी कैंसिल बाय द प्रीवियस टर्म। इतना मेरे पास आ गया। तो व्हाट वी हैव नाउ एट लास्ट, दिस रूट AN प्लस वन विच विल रिमेन्स, बिकॉज इसके बाद कुछ नहीं है। इसकी ये अगर होता है इसके आगे तो ये AN प्लस वन अगली टर्म से कटता, बट आगे कुछ है नहीं, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास बचेगा रूट AN प्लस वन माइनस रूट A1 बचेगा D। अच्छा, अब आप ये बात सोचिए, वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी गॉट वैल्यू ऑफ D। हमने इसको सॉल्व करते हुए D की वैल्यू कैलकुलेट की। नाउ वी विल ट्राई टू एलिमिनेट दिस D। कैसे एलिमिनेट करेंगे? नाउ यू कैन ऑब्जर्व विद द क्वेश्चन कि यार क्वेश्चन में अपॉन में सब में रूट में AN1 और AN प्लस वन सब जगह, तो मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब आई विल मल्टीप्लाई AN प्लस वन प्लस रूट A1 एंड सेम वैल्यू इन डिनोमिनेटर। ठीक है, दिस इज रूट A1। नाउ ये क्या हो जाएगा, देखो A माइनस बी और A प्लस बी, इट विल बी AN प्लस वन माइनस A1 एंड इन डिनोमिनेटर इट इज D रूट AN प्लस वन प्लस रूट A1। अच्छा, आप लोगों ने ये मेथड सीख लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस, तो मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूं टू गेट माई वैल्यूज। राइट, मेरे पास स्पेस का कमी थी तो मैंने इसको रब कर दिया। अब देखो क्या होगा, दिस इज, अच्छा अब यहां पर एक बात समझो आप, AN प्लस वन इज नथिंग बट N प्लस वन नंबर टर्म। So what we can write this as, this is A plus N plus 1 minus 1 into D. We can write like this. Acha, take this A1 this side. It will be AN plus 1 minus A1 is equal N into D. Now this entire value will be ND. तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या, AN plus 1 minus A1. So we can put this value as ND, and in denominator we have D root AN plus 1 plus root A1. नाउ यू कैन सी कि यार ये D तो कैंसिल हो रहा है, यस, N अपॉन रूट AN प्लस वन प्लस रूट A1। सो वी कैन सी कि यार ये आंसर मेरा बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लग सकता है, प्रोवाइडेड अगर आपको प्रोसेस पता है। इफ यू नो द प्रोसेस, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में हम अगर पूरा करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा पेजेस जाएंगे। तो हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि यार इन ईच टर्म वी आर गेटिंग इन डिनोमिनेटर एज D एंड इन न्यूमरेटर वी आर गेटिंग A2 माइनस A1 रूट में, फिर A3 माइनस A2 रूट में, और ये सब चीजें लगातार आएंगी। तो ऑल दीज वैल्यू विल बी कैंसिल्ड आउट। बस मेरे पास बचेगा ये रूट AN प्लस वन, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, और ये माइनस रूट A1 क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पहले कुछ नहीं है। तो ये दो वैल्यू बच जाएंगी। तो रूट AN प्लस वन पॉजिटिव में और माइनस में रूट A1। फिर मैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन आई विल पुट वैल्यू ऑफ AN प्लस वन माइनस A1। वी विल गेट अवर आंसर एज बी ऑप्शन। राइट, तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, now this question says, this is also a CAT 2017 slot 1 question. If the square of the seventh term of an arithmetic progression with positive common difference equals the product of the third and 17th term, then the ratio of first term to the common difference means, this is also a very good question. देखो बहुत difficult question नहीं है, but this is a good question. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन। आई थिंक यहां पर आपको वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए। आई थिंक आपको यहां पर वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए, देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। मैं इसको ट्राई करता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं। इट इज गिवन दैट इफ द स्क्वायर ऑफ सेवंथ टर्म A7 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा विद पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब हो ना हो यहां पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड 17 टर्म, राइट, वी हैव रिलेशन बिटवीन थर्ड टर्म स्क्वायर विद थर्ड टर्म, सॉरी सेवंथ टर्म स्क्वायर इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड 17 टर्म। हमारे पास सेवंथ टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड 17 टर्म। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी विल स्टार्ट प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ दिस। तो A7, मान लो फर्स्ट टर्म A है, इट विल बी A प्लस 6D होल स्क्वायर, एंड दिस इज A प्लस 2D एंड दिस इज A प्लस 16D। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉसिबली देर विल बी अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं क्या होता है। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ए स्क्वायर प्लस 36d² प्लस 12ad, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 16ad प्लस 2ad प्लस 32d²। नाउ this a square get cancelled, 12ad this side and 32d² this side, so it will be 4d² is equal to 16 plus 2, it will be 18ad, and this 12ad cancelled, we have 4ad, 16 to 18 6ad, we get 6ad, है ना। हमारे पास आ जाएगा 6ad। देखो 16 प्लस 2 18 माइनस 12 6ad। नाउ यहां से पता है क्या होगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो एक डी कैंसिल कर दो, और ये जो मैंने डी कैंसिल है इसका मतलब डी का वैल्यू जीरो है, विच इज नॉट पॉसिबल। जब हम किसी इक्वेशन में कोई एक वैल्यू कैंसिल करते हैं तो इट इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब डी की एक वैल्यू जीरो है, बट वी विल नॉट कंसीडर दिस वैल्यू एज जीरो। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पर बोला हुआ है कि पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस। अच्छा, ये बात अगर आपको ना पता हो तो बड़ा ध्यान समझना इस बात को। हमारे पास आ गया 4d² बराबर 6ad। अच्छा, अगर मैं इसको इधर लाता हूं, 4d² माइनस 6ad विल बी जीरो, यहां से 2d कॉमन लो, अंदर बचेगा 2d माइनस 3a, तो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, इफ दिस जीरो विल गिव यू जीरो। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप किसी वैल्यू में कुछ कैंसिल करते हो तो वो हम सीधे जीरो मान लेते हैं। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास ए का एक मान, डी का एक मान जीरो आ गया, तो हम इसको तो लेंगे नहीं, हम लेंगे अगली वैल्यू। तो वी हैव 4d इज इक्वल 6a, एंड व्हाट वी नीड रेशियो फर्स्ट टर्म, मतलब a अपॉन d, तो d को नीचे ले आओ, 6 को इधर, 4/6 इज इक्वल a by d एंड इट विल बी 2/3, तो अवर आंसर विल बी 2/3, ए ऑप्शन। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ना। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ये सारे क्वेश्चन मेरी बुक में अवेलेबल है। मेरी बुक जो अलजेब्रा मैथमेटिका वॉल्यूम पार्ट 2 है, उसमें आपको सब कुछ ये मिलेगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन कैट क्वेश्चन, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने ये लास्ट क्लास रखी है आप लोगों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एंड इन दिस क्लास आई विल डिस्कस ऑल प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ कैट क्वेश्चन। आप इसको ट्राई करिए, ट्राई टू सॉल्व दिस, राइट। In this case, it is given that a1, a2 up to a3n. It means there are 3n terms. Be an arithmetic progression with a1 3, a2 7. If a1, a2 up to a3n is 1830, then what is the smallest positive integer m such that m multiplied by a1, a2 up to an is greater than 1830? This is the question that we have to solve. अब यहां पर आप क्या करोगे? First of all, we will try to calculate value of n. We have given with first condition a1 as 3 and a2 as 7 and it is an AP. तो अगर a1 3 है, a2 7 है, it means common difference will be 7 minus 3 और 4. हमारे पास common difference आ गया and we are given with, देखो ये जो condition है ना, ये वाली a1 a2 up to a3n, it is sum of 3n terms. This is nothing but sum of 3n terms. तो हम 3n terms का sum निकालते हैं। तो a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन प्लस a3n इज इक्वल 1830, राइट। नाउ सम ऑफ दिस इज 3n by 2 to a1 is 3 plus 3n minus 1, d is 4, 1830, राइट। ये 2 से कैंसिल कर लो, दिस इज, अच्छा 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 610, this is n, 3 plus 6n minus 2 is equal 610. Now n, this is 6n plus 1. अच्छा, क्या आप यहां पर आप मुझे बताइए कमेंट में लिख के कि आप इसके बाद क्या आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो? मैं कोशिश ये करता हूं और आप भी कोशिश ये किया करो कि डू नॉट ट्राई टू सिंप्लीफाई एंड मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राई टू मैनेज द वैल्यू ऑफ n। यहां पर आपको 10 दिख रहा है, यहां पर 6n plus 1, तो कुछ भी हो जाए ये वैल्यू, अगर यहां पर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये 9 पर एंड करे तो 1 आएगा, या अगर मैं n को 10 मान, तो लेट्स से वी एज्यूम n as 10, तो देखते हैं क्या 10 से मैनेज हो रहा है। दिस इज 61, यस इट गिव्स यू 610, तो मेरे पास n की वैल्यू 10 आ गई।
तो स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, आप ध्यान रखिए कि कोशिश करिएगा कि इस तरह की कंडीशन जब बन जाए, व्हेन वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू numbers, two values which contain n or x, try to ब्रेक देम इन सच अ वे कि हमें इक्वल वाली वैल्यू मिल जाए, क्योंकि आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको इक्वेशन को फाइनली सिंप्लीफाई करने में, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने में। तो कोशिश क्या करो कि आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा ब्रेक कर पाओ कि यू विल गेट योर आंसर वेरी फास्ट। आपको अपना आंसर बहुत जल्दी लाना चाहिए था, राइट नाउ। अब हमें, अभी तो हमारा एक पार्ट हुआ है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इट सेज दैट देयर इज अ टर्म m multiplied by a1 a2 up to so on an and it is 1830 से ग्रेटर। तो आपको क्या दिखता है? दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, तो इसको हम लिखेंगे m इंटू n बाई टू a इज व्हाट 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 4 इज ग्रेटर देन 1830, राइट। अच्छा, n मेरे पास 10 आ चुका है, तो पुट दिस वैल्यू 10 बाई 2 5, दिस इज 6 प्लस 36 1830। अच्छा, m इंटू, अच्छा 5 से डिवाइड कर दो उसको, है ना, डिवाइडेड बाई 5। तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो अच्छी हो जाएगा कितना 42। 1830 डिवाइडेड बाई 5, तो ये जाएगा 5 3 जा 15 6 6 366। तो m इज ग्रेटर देन 366 बाई 42। तो ये 6 से जाएगा 7 टाइम, 6 6 जा 6 बन जा 61 बाई 7, ये हो जाएगा 8.7 समथिंग। तो m इज ग्रेटर देन 8.7। हमारे पास m का जो वैल्यू आ गया, इट इज ग्रेटर देन 8.7। नाउ व्हाट इट इज आस्किंग फॉर, बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m। अच्छा, m 8.7 से ग्रेटर है, तो इंटीजर वैल्यू में m की वैल्यू हो जाएगी 9 10 11 एंड सो ऑन। तो इन दिस केस वी विल कंसीडर दिस द स्मॉलेस्ट वैल्यू, आंसर विल बी 9 एंड यू कैन मार्क योर आंसर एज बी ऑप्शन। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया ना कि इस तरह क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, राइट। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपको ये जो मेरी क्लासेस है किस तरह से हेल्प कर रही है। आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। एपी का यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अ बाइक डीलर इंटेंड टू सेल 2 ब्रांड्स। अच्छा, आप क्या काम करो, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो और ट्राई टू सॉल्व इट बाई योरसेल्फ। आप इसमें अपना दिमाग लगाइए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। अ बाइक डीलर इंटेंड टू सेल 2 ब्रांड होंडा एंड टीवीएस बोथ एट ए सेल प्राइस ऑफ रुपीज 1,50,000। मतलब दोनों बाइक की जो सेलिंग प्राइस है वो 1,50,000 है। He sell one Honda bike on the first day and the sale increased by 2 bikes each subsequent day. Similarly, he sold a 200 TVS bike on first day and the sale decreased by 6 bike consecutive day. The cost price of the Honda bike and TVS bike is rupees 1,15,000 and rupees 1,60,000। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि उसकी भाई सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है 1,50,000, तो उसको होंडा पर तो हो रहा है प्रॉफिट और टीवीएस पर हो रहा है उसको लॉस, राइट। अब आगे बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज ही विल बी इन प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द क्यूमुलेटिव सेल ऑफ दीज बाइक्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूमुलेटिव सेल का मतलब है कि जितने दिन की हम बात करेंगे, जितने दिन के बाद इसको प्रॉफिट आएगा, तो हम ये देखेंगे उतने दिन के टोटल बाइक का कितना सेल हुआ और होंडा का प्रॉफिट उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से टीवीएस का उस दिन तक जितनी सेल हुई उनका प्रोडक्ट करेंगे। दिस शुड बी प्रॉफिट, मतलब मोर देन 0। ये पॉइंट होगा इस क्वेश्चन में। तो अगर हम होंडा बाइक की बात करते हैं, इफ वी कंसीडर होंडा बाइक, इन होंडा देयर इज ए प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट, इट इज 1,50,000 की बेच रहा है, देयर इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1,15,000, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 35,000। तो हम देखेंगे कि भाई लेट्स से एट द एंड ऑफ nth डे दिस डीलर हैज अ प्रॉफिट, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल का प्रॉफिट। तो अब ये क्या कर रहा है, ही सेलिंग बाइक इन दिस मैनर। डे 1 पे वो 1 बेच रहा है, फिर हर दिन वो 2 बढ़ा रहा है, मतलब नेक्स्ट डे 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन।
तो अगर मैं ये देखता हूं कि उसने एन डेज में कितनी बाइक सेल की होंगी, तो आपको दिख रहा है कि यार ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और टोटल हमने मान लिया एन डेज में उसको प्रॉफिट हुआ, तो इसका सम कितना होगा? ये जो मैं निकाल रहा हूं सम, ये नंबर ऑफ बाइक्स की बात कर रहे हैं। एन बाई टू, 2 into 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, ये 2 काट दो, दिस विल बी एन स्क्वायर। इसका मतलब जिस दिन इसको पहली बार प्रॉफिट होगा तब तक उसने एन स्क्वायर बाइक बेच दी होंगी। ये बात क्लियर है? और यहां पर ध्यान रखना, दिस इज ऑड नंबर्स 1 3 5 7, तो इसका सम हमेशा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए था। अच्छा, अगर उसको एक होंडा बाइक पर प्रॉफिट है 35,000, तो इसका टोटल प्रॉफिट क्या होगा तब तक? टोटल प्रॉफिट क्या होगा उसका? होगा 35,000 एन स्क्वायर, दिस इज व्हाट ही विल गेट आफ्टर एन डेज। अच्छा, अब हम बात करते हैं किस बाइक की? अब हम बात करते हैं टीवीएस बाइक की। देर इज ए लॉस ऑफ 10,000 रुपीज बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज 1,60,000 एंड ही सेलिंग एट 1,50,000। देर इज ए लॉस, तो लॉस कितना है? 10,000। अच्छा, ये बेच कैसे रहा है? ही इज सेलिंग इन अ मैनर की ही इज सेलिंग फर्स्ट डे 200, देन 6 बाइक लेस, देन 6 बाई लेस एंड सो ऑन। ये तो करा है। तो सम ऑफ एन डेज, इसमें ए कितना हो गया? 200, और कॉमन डिफरेंस हो गया -6। तो सम ऑफ एन डेज सेल, एन डेज जब ये सेल करेगा तो टोटल सम कितना आएगा? तो सम विल बी, देखो, 200 एन बाई टू, 2 into 200 प्लस एन माइनस 1 इंटू -6। तो ये 2 से काट लो, ये हो गया -3। इट विल बी एन 200 -3n प्लस 3। तो दिस विल बी n इंटू 203 -3n। तो दिस इज वॉट टोटल बाइक ही विल सेल टिल nth डे। दिस इज द नंबर ऑफ बाइक ही विल सेल टिल nth डे। अच्छा, इसको यहां पर ओवरऑल लॉस कितना होगा बच्चा? इसको ओवरऑल लॉस कितना होगा? इसको जो टोटल लॉस होगा यहां तक, इसको टोटल लॉस कितना होगा? इसका लॉस होगा n इंटू 203 -3n इंटू 10,000। दिस इज द लॉस। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि भाई मैंने देख लिया, अगर एंड डेज में जाके इसको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट का मान इस वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ। भाई हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भाई प्रॉफिट है आपका 35,000 एन स्क्वायर माइनस लॉस का वैल्यू इतना है, एन इंटू 2 3 -3n इंटू 10,000। दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। भाई जिस दिन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि पहले दिन तो इसको 200 गुना 10,000 मतलब 20 लाख का लॉस हो रहा है, इधर 35,000 का प्रॉफिट, तो मतलब पहले दिन भी लॉस, दूसरे दिन भी लॉस, किसी एक दिन जाके इसका ये अमाउंट, क्योंकि देखो ये नंबर बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और लॉस वाली नंबर घट रहा है, तो मतलब कोई दिन एक ऐसा आएगा जब इसको प्रॉफिट हो जाएगा, और वो दिन वो होगा जब इसमें ये वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी। राइट, क्युमुलेटिव टोटल। अच्छा देखो, मैं यहां पे क्या करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हम लोग यूज करेंगे। देखो 3 जीरो ये काट दो, बिकॉज इक्वल में जीरो की बात करें, एक एन भी काट दो। तो नाउ वी हैव 35n माइनस 2030 प्लस 30n शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ ये हो गया 65n ग्रेटर देन 2030। n शुड बी ग्रेटर देन 2030 डिवाइडेड बाई 65। 5 से 13 टाइम 5406, 13 3 जा 39, 161.2, 31.2। इसका मतलब n का वैल्यू 31.2 से ग्रेटर हो, एंड बिकॉज n इज नंबर ऑफ डेज इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो 31 तक तो इसको लॉस है, 31.2 के ऊपर जो दिन आएगा मतलब 32 डेज पर ही विल हैव अक्यूमुलेटिव प्रॉफिट। तो मैं बोलूंगा इसका आंसर हो जाएगा एन मिनिमम 32वें दिन पे जाके, मतलब अगर ये 32 डेज तक इस तरह से अपना सेल करता है तो 32वें दिन जाके इसको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन। यही तो होता है बड़े बड़े बिजनेसेस में, शुरू में लॉस होता है, बट एक बार जब आप ब्रेक इवन पे आते हो उसके बाद आपको फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 32। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी था, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी थी, सोचने में आपको थोड़ा टाइम लगा होगा। मुझे बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ टीचर गेव अ स्टूडेंट द टास्क टू ऐड एन नेचुरल नंबर
starting from 1. After a while the student reported his result as 700. The teacher then replied that his result was wrong. The student then noticed that he had added one number twice by mistake. Find the sum of the digit of the number which the student had added twice. अब जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है. देखो एक लॉजिक समझते हैं. टीचर गेव n नंबर स्टार्टिंग विद 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू n तक. दिस इज नथिंग बट सम ऑफ नेचुरल नंबर. इसका जो सम होता है, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2. ये फॉर्मूला है. अब टीचर को जब उस स्टूडेंट ने बोला कि सर मेरा जो सम आया है वो आया है 700, तो टीचर को समझ में आ गया कि यार इस बच्चे ने गलत बोला है. अब टीचर को ऐसे कैसे समझ में आया, तो इसका एक लॉजिक समझते हैं. वाई टीचर इज सेइंग कि यार तुम्हारा आंसर गलत है, तुमने कोई नंबर डबल ऐड कर दिया. इसका रीजन ये है कि देखो अगर मैं कहता हूं 1 + 2, मुझे मालूम है 3, 1 + 2 + 3 मैं बोलूंगा 6, 1 + 2 + 3 + 4 मैं बोलूंगा ये हो गया 10. मैं बोलता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मैं बोलूंगा 15. अब मेरे पास एक स्टूडेंट आके बोलता है कि सर मैंने नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से करके ऐड किया, मेरा सम आ रहा है 12. तो मैं जानता हूं कि यार या तो सम 10 होगा या 15 होगा. 12 मतलब उसने एक नंबर डबल जोड़ दिया है. अगर वो स्टूडेंट बोले कि उसने सम बोला है 12, मान लो उसने सम बोला है 12, आपको पता है कि यार सम या तो 10 होगा या 15 होगा. आपको ये नंबर ढूंढना पड़ेगा किसके बीच में 12 आ रहा है. तो इसका मतलब उस बच्चे ने 10 तक के लिए 1 से लेकर 4 तक जोड़े होंगे, और क्योंकि उसका सम 12 आ रहा है तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 2, तो उस बच्चे ने 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया होगा. मतलब उसने 1 + 2 + 3 + 4 तो क्या होगा +2 और करके 12 आंसर दे दिया होगा. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो सर को जिस टीचर की ये बात कर रहा है उसको पता था कि यार इतना सम हो सकता है, ये ऑर्डर होना चाहिए सम का. तो अब उसने बच्चे ने आंसर गलत दिया, तो वो समझ गया कि उसने कहीं पे गलती की है. तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, हमारे पास सम का फॉर्मूला ये है. नाउ वी विल यूज हिट एंड ट्रायल मेथड. हम 700 के आसपास पहुंचेंगे. मेरे पास छोटे वैल्यू का सम तो पता है, लेकिन यहां तो 700 सम है. तो मैं क्या करूंगा, एन को लेट से वी पुट एन इज 20. तो 20 इंटू 21/2 इट विल बी 210. मैं 700 से बहुत पीछे हूं, तो लेट से वी यूज एन इज 30. हम एन को 30 रखेंगे. 30 इंटू 31/2 ये हो गया 15 इंटू 31. 15 1 जा 15, 465. अभी भी मैं थोड़ा आगे जाना पड़ेगा. स्टिल आई नीड टू गो फर्दर. अब हम लेते हैं एन को 40. लेट्स से वी कंसीडर एन एज 40. ठीक है, अब हम एन को लेते हैं 40. आप लोग लॉजिक समझ गए ना इस क्वेश्चन का मैं क्या कर रहा हूं. नाउ वी विल कंसीडर एन एज 40. नाउ इफ वी कंसीडर एन एज 40, 40 इंटू 41/2, 20 इंटू 41 इट विल बी 820. अब हम 700 के ऊपर हो गए. मतलब अब हम 700 के ऊपर हो गए. अब हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हम एन को उसके पास लेके आ रहे हैं जो हमें सम 700 के आसपास लेकर आ जाए. राइट नाउ हमें ये तो पता गया कि हमें 30 और 40 के बीच में वो नंबर जोड़े हैं उसने. लेट्स से वी कंसीडर एन एज 36. इट विल बी 36 इंटू 37/2, 18 इंटू 37. आप समझ लो मैं नंबर के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा हूं. इफ आई कंसीडर 18 इंटू 37, 18 इंटू 37, दिस प्रोडक्ट विल बी 666. एंड अब देखो मेरा 700 से कम आया. नाउ इफ वी कंसीडर एन इज 37, तो सम विल बी 37 इंटू 38/2. ये हो गया 37 इंटू 19. अगर मैं इसका सम करता हूं, इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यू 37 इंटू 19, इट विल बी 703. अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई तुम्हारे पास 36 तक का टर्म आ गया, तुम 37 जोड़ दो इसमें, इट विल बी 703. इसका मतलब मेरे पास उस बच्चे ने क्या किया, अगर n 36 होता तो सम होता 666, n 37 होता तो सम होता 703. और उस बच्चे ने मुझे बोला सम क्या है, उसने बोला सर मेरा सम आया 700. तो आप ये समझ सकते हो कि उसने 36 नंबर लिए होंगे. राइट और उसने 666 आना चाहिए था, उसने 700 बोला, तो उसने कितना एक्स्ट्रा लिया, उसने एक्स्ट्रा लिया 34. दैट स्टूडेंट टेक अ नंबर 34 ट्वाइस. राइट और 34 नंबर 1 से लेकर 36 के बीच में भी आ रहा है. हमसे क्या पूछ रहा है,
फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर विच द स्टूडेंट हैड एडेड ट्वाइस। तो हमको ये पता लग गया कि उस स्टूडेंट ने 34 नंबर 2 बार जोड़ दिया है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ दीज 2 डिजिट 34 347। आंसर विल बी ए ऑप्शन, आंसर विल बी ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ दिस इज अ टीटा क्वेश्चन। On day 1 there are 180 particles in a laboratory experiment. On day n, where n is greater than or equal to 2, one out of every n plus 1 particle produces another particle. Find the total number of particles at the end of 13 day. Now this language is very tricky. In this case इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है. Now the tricky part is this: on day n, where n greater than 2 और इक्वल टू 1 आउट ऑफ एवरी n प्लस 1. अगर मैं बात करता हूं लेट्स से डे 2 की, मतलब मैं बात करता हूं n बराबर 2, ठीक है, n बराबर 2, वो डे n की बात करता हूं, n को मैंने 2 मान लिया. तो इसमें वो कह रहा है कि डे 2 अगर n बराबर 2 है तो 1 आउट ऑफ n प्लस 1, 2 प्लस 1, और जो प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे का नंबर. तो मतलब अगर मैं कहता हूं n 2 है तो 1 आउट ऑफ 2 प्लस 1. अगर n 3 है तो यहां पर हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 1 और प्रीवियस डे. ठीक है, प्रीवियस डे वर्ड इंपॉर्टेंट है. यहां पर बोल रहा है पार्टिकल प्रोड्यूसेस अनदर पार्टिकल. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास ये बात है कि भाई डे 1 पर मेरे पास 180 पार्टिकल है, राइट. नाउ डे टू में n का वैल्यू है मेरे पास 2. तो नंबर ऑफ पार्टिकल ये बोल रहा है ऑन डे n वेयर n ग्रेटर इक्वल टू 1 आउट ऑफ एवरी n प्लस 1 पार्टिकल. तो 1 आउट ऑफ 2 प्लस 1 मतलब 3, और किसका 180 का. भाई डे 1 में 180 पार्टिकल थे तो डे 2 में वहां पर उसने 1/3 पार्टिकल इंक्रीज कर दिया, तो इस विल बी 60. तो डे 2 में 60 पार्टिकल इंक्रीज हो गए. सो एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, देखो 180 पार्टिकल तो डे 1 पे थे, 60 यहां पर हो गए. तो एट द एंड ऑफ टोटल 2 डे देर विल बी, अगर मैं इसको टर्म मान लेता हूं, देर विल बी 180 प्लस 60 240 पार्टिकल एट द एंड ऑफ सेकेंड डे. अच्छा, अगर हम डे 3 की बात करते हैं, इफ वी कंसीडर डे 3, तो n विल बी 3, और इस हिसाब से 1 आउट ऑफ n प्लस 1, 1 आउट ऑफ n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 4, और किसका 240 का, इट विल बी 60. तो T3 विल बी 300, राइट. अच्छा, अब आप अगर आगे कंसीडर करते हो तो इट विल बी सेम, 60 ही बढ़ेगा. डे 4 n विल बी 4 एंड इट विल बी 1 अपॉन 4 प्लस 1 मतलब 5 आउट ऑफ 300, इट विल बी 60. मतलब हर दिन वहां पर 60 पार्टिकल बढ़ रहे हैं. एंड वी नीड टू कैलकुलेट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 13th डे. तो ये अब हमारी एक एपी का सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है कि हाउ मेनी पार्टिकल देयर एट द एंड ऑफ 13th डे. तो मेरे पास फर्स्ट डे में 180 पार्टिकल हैं, सेकेंड डे में 240, थर्ड डे में 300 एंड 360 एंड सो ऑन. तो अगर मुझे पूछा है कि भाई बताओ T13 कितना होगा, तो 180 फर्स्ट डे A1 और 13 माइनस 1 इंटू 60, इट विल बी 180 प्लस 720, इट विल बी 0 10 900. इट मीन्स एट द एंड ऑफ डे 13 देर विल बी 900 पार्टिकल. दिस इज ए टीटा क्वेश्चन, तो यू हैव टू राइट 900 इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो आपने देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना बढ़िया चैप्टर है. फॉर्मूले केवल 2 ही हैं, बट बेस्ड ऑन दीज 2 फॉर्मूले दे कैन प्रिपेयर एन नंबर ऑफ क्वेश्चन. ये सारी चीजें मैंने अपनी बुक मैथमेटिका वॉल्यूम 2 से करी है. मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस बुक के करीब 20% कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कवर कर लिए. बाकी क्वेश्चंस के लिए, बाकी कंप्लीट क्वेश्चंस के लिए विद इसमें मैंने सॉल्यूशन भी दिया है, प्लस मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर समझाया भी है. तो ऑल दीज वैल्यूज, ऑल दीज क्वेश्चंस आर प्रेजेंट इन दिस बुक विद कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी आंसर. मिलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.